हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टेनो हेल्प पीपी। शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। महोदय, मेरे लिए जिसने विज्ञान को बाहर से ही महसूस किया है, यह असमंजस की बात है कि इसके बारे में उन लोगों से कुछ निवेदन करूं जो इसकी विभिन्न शाखाओं में पारंगत विज्ञानी हैं। लेकिन मैंने आपका निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया कि इससे मुझे विज्ञान जगत के साथ संपर्क करने का मौका मिलता है। आपने इस अधिवेशन के लिए एक महिला वैज्ञानिक को अध्यक्ष चुना है, इसकी मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस प्रसन्नता के लिए मुझ पर नारी जाति का पक्षपात करने की बात नहीं सोचेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अच्छी शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है जीव विज्ञान। ज्ञान के अन्वेषण का क्रम अनंत है। उसकी दो प्रेरणाएं रही हैं। पहली प्रेरणा तो मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखने की चिंता या जिजीविषा रही है, और दूसरी उसकी चिर अतृप्त ज्ञान पिपासा रही है। इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। वे कभी कभी समांतर चलते रहे हैं, परंतु अनेक बार वे एक दूसरे में मिल गए हैं और एक दूसरे की परितृप्ति करते रहे हैं। एक से व्यावहारिक विज्ञान का उदय हुआ और दूसरे से मूल विज्ञान का। भारत में हमें इन दोनों की आवश्यकता है। जब हम अधिसंख्य लोगों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, तभी हम थोड़े से प्रतिभाशाली लोगों के लिए उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के वास्ते संतोषप्रद वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। आज विश्व में प्रबल विचार मंथन हो रहा है और मनोवृत्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रगति के बावजूद आज के जीवन की तीव्रतर गति और प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य के लिए अपने पड़ोसियों के साथ या अपने आप में शांति के साथ रह सकना कठिन हो रहा है और उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि यह एक भिन्न ढंग का और भिन्न स्तर का संघर्ष है। आज खतरा असभ्य एवं सबल आक्रांताओं की ओर से नहीं है, बल्कि उन पारिपार्श्विक प्रभावों से है जो मनुष्य ने अपने ही सुख साधनों को विकसित करने के क्रम में उत्पन्न किए हैं। ये प्रभाव हैं अलगाव का एहसास, तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियां, प्रदूषण तथा प्राकृतिक साधनों का विचारहीन दोहन। यह एहसास धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप में प्रगतिशील लोगों के विचारों का अंग बनता जा रहा है और विश्वव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ऐसे लोगों और विचारों को प्रायः उनके द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती है जो उन चीज़ों के निर्माण में लगे हैं जिनका प्रभाव कालांतर में हानिकारक हो सकता है, और उन लोगों द्वारा भी जो वायु या जल के प्रदूषण को बचाने के लिए अपने कारखानों को नए सिरे से जमाने की चिंता नहीं करना चाहते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने औद्योगिकीकरण का सिलसिला एक ऐसे समय में शुरू किया है जबकि वह पहले की तुलना अधिक खर्चीला और जटिल है।
सभापति महोदय, मुझे संसार भर से आए हुए प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया कि यह पहला अवसर है जबकि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लॉ एशिया और भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें उन आम कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा जो हमारे सामने मौजूद हैं। साथ ही उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जो तेजी से बदल रही इस दुनिया के सामने आ सकती हैं, जिससे कि विभिन्न भारी परिवर्तनों के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले 15 वर्षों में इस सदी के अंत तक न्याय की उचित और आदर्श व्यवस्था की जा सके। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को जिन्हें सुविधाएं हासिल नहीं हैं, खास तौर से स्त्रियों को कानूनी सहायता दिए जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होगी। मैं कामना करता हूँ कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा उसका आने वाले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। प्राचीन काल से ही भारत में कानून को निहायत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। वास्तव में धर्म या मजहब हमारे लिए ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है जो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से परिभाषित कानूनों द्वारा निर्धारित है। इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ईमानदारी के साथ करना होता है। कानून के निष्ठापूर्वक पालन के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से राजनीतिक उथल-पुथल और विदेशी हमलों के बावजूद न केवल जीवित ही रही है, बल्कि इसने एशिया के दूसरे देशों के लोगों को भी प्रभावित किया है और मानव चिंतन के विकास में योगदान दिया है।